तो हमारे पेपर का नाम है बच्चों बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आज हमारी पहली क्लास है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। तो आइए जरा अपने पेपर के नाम में देखा जाए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी। हमारा पेपर, एक नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस और दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए जरा बात करते हैं बिजनेस क्या चीज है। बिजनेस बिजनेस का मतलब होता है बच्चों अगर तीन चीजें मिल जाए, तीन चीजें। पहला पहला हम लाभ कमाना चाहते हैं, लाभ प्रॉफिट। दूसरा हम जो काम करने वाले हैं वो लीगल होगा, वैधानिक होगा, जायज होगा। और तीसरा हम गुड्स माल खरीदेंगे, परचेज, और बेचेंगे, सेल। तो हम माल खरीदेंगे बेचेंगे। अगर ये तीनों चीजें हो जाए ना तो आप समझ जाओ बिजनेस है। तुम क्या चाहते हो? हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कैसा काम करोगे? लीगल काम करेंगे। करोगे क्या? माल खरीदेंगे बेचेंगे, बार बार खरीदेंगे बार बार बेचेंगे, खरीदेंगे 10 का बेचेंगे 12 में, खरीदेंगे 10 का बेचेंगे 15 में, ताकि हम प्रॉफिट कमा सके 2 रुपए का, 5 रुपए का। तो इसको बोलते हैं बिजनेस। ठीक, तो ये हो गया पेपर का पहला नाम। अब दूसरा नाम है स्टैटिस्टिक। आइए देखें, दूसरा नाम है स्टैटिस्टिक। कठिन नाम स्टैटिस्टिक, आसान नाम डेटा। कठिन नाम सांख्यिकी, आसान नाम संख्याएं। आसान नाम संख्याएं, आसान नाम आंकड़े, आसान नाम समंक। तो स्टैटिस्टिक, कठिन नाम स्टैटिस्टिक, आसान नाम डेटा। कठिन नाम सांख्यिकी, आसान नाम संख्याएं, आंकड़े, समंक। चलो बच्चों कुछ बातें बताते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक का फाइनली मतलब क्या होगा। हमने तो कहा आंकड़े। जैसे आप लोग कहते हो यार इस टाइम ना 2:43 हो रहा है, 2:43। कभी आप ऐसे बात कर लेते हो। या कॉलेज है ना मॉर्निंग 8 o'clock से, 8 बजे से। या मैं 2 रोटियां खाता हूँ। या मेरे 12th में 85% आए थे। या कोचिंग की फीस 2000, 4000, 5000 है। तो बच्चों आप महसूस करो कि हमारी सारी बातें संख्याओं के रूप में हो रही। हाँ, हमारी सारी बातें किस रूप में हो रही? संख्याओं के रूप। आज मैं कोचिंग गया था और वहां पर 15 बच्चे बैठे थे। अब ये भी क्या है? संख्या है। भारत में 2011 में जो सेंसस हुआ था, जनसंख्या जनगणना हुई थी, तो 1,61,05,69,573 लोग थे। अब बताओ जनगणना संख्या। मतलब आजकल का जो मनुष्य है ना, ज्यादातर बातें किस रूप में करता है? संख्याओं के रूप में। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि क्या ये बात हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बोलो बच्चों कि आजकल का जो मनुष्य है वो बातें किस रूप में कर रहा है? संख्याओं के रूप में अधिकतर बातें करता है। ठीक, चलो जवाब आ गया है यहाँ पर। और बच्चे कह रहे हैं सर बात तो सही है कि आजकल हम लोग मैक्सिमम बातें संख्याओं के रूप में करते हैं। 12 केले ले लेना, 6 केले ले लेना, 2 किलो सेब ले लेना। हाँ, हर चीज में संख्या संख्या। 12 केले ले लो, 1 दर्जन अंडा ले लो। हाँ, तो हर चीज संख्या संख्या संख्या। अब एक बात बताओ बच्चों, हम संख्या का इस्तेमाल करके बात सॉलिड कह सकते हैं या बिना संख्या का इस्तेमाल करके हम बात सॉलिड कह सकते हैं? हम ठोस बात कब कर पाएंगे? संख्या का इस्तेमाल करके ठोस बात कर पाएंगे या बिना संख्या का इस्तेमाल किए ठोस बात कर पाएंगे? और बच्चे कह रहे हैं क्या? जी हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर बात ठोस तब होती है जब संख्या का प्रयोग करें। अगर संख्या का प्रयोग नहीं करोगे तो बात ठोस नहीं होगी। जैसे कॉलेज सुबह 8 बजे का है, संख्या का इस्तेमाल हुआ। कॉलेज बहुत सुबह सुबह है। अब बताइए बहुत सुबह सुबह क्या मतलब भाई? कोई ठोस बात तो हुई नहीं। मैं कोचिंग में गया था, 15 बच्चे बैठे थे, संख्या। मैं कोचिंग में गया, काफी कम बच्चे बैठे थे, संख्या है ही नहीं, काफी कम बच्चे। कोचिंग की फीस 500 रुपया पर मंथ। कोचिंग की फीस बहुत कम है, बताओ
कभी संख्या का इस्तेमाल हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो बच्चों जैसे ही आप संख्या का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपकी बात बेदम हो गई, इसमें दम नहीं रह गया। और जैसे ही आप संख्या का इस्तेमाल करोगे, आपने एक सॉलिड बात कह दी, सॉलिड बात। और बच्चों हमें बताओ, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां संख्याएं नहीं? सोचो, बैंक है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, टेलीकॉम है, हमारा इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था है, पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है। भाई कहाँ संख्या इस्तेमाल नहीं हो रही? हमारे देश में क्रिकेट मैच बहुत शौक से देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा शौक से। अभी हाल ही में इंडिया ने मेरे ख्याल से शायद 2-1, हाँ, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया। अगर आपने मैच देखा हो, हमने तो न्यूज में पढ़ा था, देखा तो हमने भी नहीं। तो बच्चों मैच में जो हमारा कमेंट्री करने वाला है वो क्या कहता है? ये रहा मैच का स्टैटिस्टिक, वैसे बोलता है ये रहा मैच का स्टैटिस्टिक। और फिर सारे ढेर सारे डाटा आ जाते हैं, किस बैट्समैन ने कितने बॉलें खेली, कितने रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट, उनका एवरेज, किस बॉलर ने कितने ओवर फेंके, कितने विकेट लिए, उनका जो है इकोनॉमी रेट वगैरह क्या है। तो वो बोला क्या था? ये रहा मैच का स्टैटिस्टिक, और पूरा आंकड़ा आ गया। तो बच्चों स्टैटिस्टिक का मतलब क्या हो गया? डाटा, आंकड़े, संख्याएं, समंक। बताओ कि क्या आपको पेपर का नाम समझ में आ गया है? बिजनेस स्टैटिस्टिक। ठीक, तो ध्यान देना, केवल स्टैटिस्टिक नहीं, स्टैटिस्टिक तो एमकॉम में भी है, लेकिन वो तो एडवांस स्टैटिस्टिक है। आपकी कौन सी स्टैटिस्टिक है? आपके तो बिजनेस वाले स्टैटिस्टिक। आपके तो सारे पेपर में क्या घुसा हुआ है? बिजनेस, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक। इसका मतलब बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बिजनेस में स्पेशलाइजेशन देनी है, कह लीजिए कि बिजनेस के बारे में ढंग से बताना है। तो कौन से स्टैटिस्टिक पढ़ोगे? स्टैटिस्टिक का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है जी, हमें तो बिजनेस वाली स्टैटिस्टिक पढ़ानी है। आइए बच्चों जरा आगे चला जाए। हमने आपको पेपर का नाम बताया कि कठिन नाम था स्टैटिस्टिक, और आसान नाम क्या है? संख्याएं, आंकड़े, संख्या। तो हमारा पहला चैप्टर चालू हो रहा है, और उसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक। आइए जरा इस स्टैटिस्टिक का परिचय देखते हैं। परिचय, वैसे तो थोड़ी बहुत बातें हमने आपको बता ही दी, तो आइए जरा परिचय देखते हैं कि स्टैटिस्टिक की क्या मीनिंग आ रही। तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ बातें कि जो हमारा स्टैटिस्टिक है, ये तो इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी। तो स्टैटिस्टिक तो अंग्रेजी, ये आया कहां से? ये लैटिन भाषा में स्टेटस शब्द है, इटालियन भाषा में स्टैटिस्टा शब्द है, और जर्मन भाषा में स्टैटिस्टिक शब्द है। हाँ, तो इन तीनों कंट्री में जो लैंग्वेज में ये शब्द थे, स्टैटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक, तो इन सब की मदद से क्या बनाया गया? स्टैटिस्टिक को बनाया गया, इन सब की मदद से। तो स्टैटिस्टिक किधर से आया? स्टैटिस्टिक लैटिन के स्टेटस से आया स्टैटिस्टिक, इटालियन के स्टैटिस्टा से आया स्टैटिस्टिक, और जर्मन के, हाँ, स्टैटिस्टिक से आया स्टैटिस्टिक। तो उन कंट्री में जहां ये लैंग्वेज बोली जाती है, लैटिन, इटालियन, जर्मन, तो ये स्टैटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट, राजनैतिक राज्य। इनका मतलब क्या है बच्चों? राजनैतिक राज्य। था ये पता लगाया राज्य वाज्य कहां से आ गया यहाँ पर? हाँ, यहाँ राज्य कहां से आ गया? देखिए, पुराने जमाने में जो राजा थे, जो लीडर थे, उनको युद्ध लड़ना था, उनके पास जनता थी, उनके पास धन थे, पावर था, और वो अनुमान लगाना चाहते थे कि यार हमको युद्ध लड़ना है, हमारे पास जनता भी है, हमारे पास पैसे भी है, हमारे पास पावर भी है, हमें अनुमान लगाना है। हाँ, कितने पब्लिक जी रही है, मर रही है, कुल जनसंख्या कितनी है, राज्य में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, हमें अनुमान लगाना है। तो वो लोग स्टैटिस्टिक यूज करते थे। हाँ, सांख्यिकी को राज्य विज्ञान कहा जाता है। तो क्या आप समझ गए कि नाम पॉलिटिकल स्टेट, कि कहां से ये राजनैतिक राज्य वर्ड आ गया? हाँ, कि राजनीतिक राज्य, राजा महाराजा कहां से आ गए? क्योंकि हमने क्या बताया? हमने कहा कि देखो भाई, पुराने जमाने में जो राजा लोग थे, वो आंकड़ों का उपयोग करते थे अपना युद्ध लड़ने में, अपनी पब्लिक के लिए, अपने धन के लिए, अपनी पावर का अनुमान लगाने के लिए, जन्म दर, मृत्यु दर पता लगाने के लिए, कुल जनसंख्या का पता लगाने के लिए, पैसे कहां से राज्य में आएंगे जाएंगे का अनुमान लगाने के लिए वो लोग स्टैटिस्टिक यूज करते थे।
और वो लोग स्टैटिस्टिक को राज्य का विज्ञान कहते थे, इसलिए जो है यहाँ पॉलिटिकल स्टेट वर्ड आया। स्टैटिस्टिक आज से नहीं है, बहुत जमाने पहले से, बस उस समय अनऑर्गेनाइज्ड थी, असंगठित थी, अब जो है संगठित रूप में आ गई। लेकिन फाइनली आसान शब्दों में कि भाई स्टैटिस्टिक जो है ना, स्टैटिस्टिक आंकड़े, संख्याएं, समंक, डेटा। चलो, तो स्टैटिस्टिक की बातें हो गई बच्चों, आंकड़े, संख्याएं, डेटा, समंक। आइए जरा आगे चलते हैं और बात करते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक किसे माना गया। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक किसे माना गया? तो बच्चों ध्यान देना, ये है हमारे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक, और इनका नाम क्या है भाई साहब का? इनका नाम है गॉटफ्राइड ऑकेनबार्ग। हाँ, तो आपको दिख रहे होंगे ये कौन है, ये है गॉटफ्राइड ऑकेनबार्ग। इनको स्टैटिस्टिक का फादर माना गया, रीजन क्योंकि इनके मुंह से पहली बार शब्द निकल कर आया था स्टैटिस्टिक। इन्होंने पहली बार 1749 में इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो दुनिया में स्टैटिस्टिक शब्द का इस्तेमाल करने वाला कौन था? गॉटफ्राइड ऑकेनबार्ग थे। इन्होंने ये शब्द कब इस्तेमाल किया? 1749 में इस्तेमाल किया, इसलिए इन्हें स्टैटिस्टिक का फादर कहा जाता है। ये थे कौन? ये एक प्रोफेसर थे। ये क्या पढ़ाते थे? ये लॉ पढ़ाते थे, कानून और राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते थे। और गॉटफ्राइड ऑकेनबार्ग, इनका जन्म कब हुआ? 1790, और इनकी डेथ कब हुई? 1772। कौन सी कंट्री? जर्मनी थी। और ये फिलोसफर थे, मतलब विद्वान, हिस्टोरियन थे, इतिहास के जानकार, इकोनॉमिस्ट भी थे, मतलब अर्थशास्त्री, ज्यूरिस्ट भी थे, मतलब जज का काम भी करते थे, और स्टैटिस्टिक के एक्सपर्ट तो थे ही। इसके अलावा टीचर भी थे, लॉ पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। और इन्होंने 1749 में पहली बार स्टैटिस्टिक शब्द का इस्तेमाल किया, तो इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा जाता है। तो सारे बच्चे बताएं कि आपको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक क्लियर हो गया कि पहली बार किसने स्टैटिस्टिक वर्ड का इस्तेमाल किया था? 1749 में गॉटफ्राइड ऑकेन। चले आगे, चलो, हमें लगता है कि आपको यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान देना, अभी हम बात कर रहे थे दुनिया, दुनिया में स्टैटिस्टिक का फादर कौन है, लेकिन अब बात करेंगे हम हमारे भारत में स्टैटिस्टिक को कौन लेकर आया। भाई दुनिया और हमारी कंट्री, दुनिया में तो 195 कंट्री है, हाँ, उसकी बात मत करिए। हमारे देश में स्टैटिस्टिक का फादर किसको माना गया? भारत में स्टैटिस्टिक को डेवलप किसने किया? ये है वो शख्स, ये है वो शख्स, एक विद्वान, और इनका नाम है, ये है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्हें माना गया फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक। समझ के बच्चों कि दुनिया में स्टैटिस्टिक का फादर गॉटफ्राइड ऑकेनबार्ग को माना जा रहा है, लेकिन जब बात होगी इंडियन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक, भारतीय जनक कौन है स्टैटिस्टिक का, जो भारत में स्टैटिस्टिक को प्रमोट किया, डेवलप किया, आगे बढ़ाया, तो वो है हमारे, इनको बोलते हैं पीसी, पी फॉर प्रशांत, सी फॉर चंद्र महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक हैं। और आइए जरा इनके बारे में जानते हैं कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो हैं वो हमारे इंडिया में स्टैटिस्टिक के जनक माने गए। और ये इनका जन्म जो है वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ था, और 1893 में हुआ। और जन्म एग्जैक्टली किस दिन हुआ था? 29 जून को हुआ था। अगर आप पढ़ पा रहे हो, हाँ, कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है, हाँ, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है जी? आपके बर्थडे वाले एवरी ईयर, हर साल जून 29 को नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है, आपके बर्थडे वाले दिन, ठीक, ताकि हम आपको याद कर सकें, क्योंकि आपने ही भारत में स्टैटिस्टिक को डेवलप किया था। पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक, स्टैटिस्टिक के एक्सपर्ट भी थे। उनकी बहुत ज्यादा पूरे दुनिया में रेपुटेशन थी, इंटरनेशनल रेपुटेशन। और उन्होंने भारत में क्या बनाया था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को डेवलप किया था। तो भारत में जो ISI यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसके फाउंडर भी यही थे। तो बच्चों ये थे हमारे भारत में स्टैटिस्टिक के फादर, पीसी महालनोबिस। आइए जरा आगे चलते हैं बच्चों और बात करते हैं
स्टैटिस्टिक को कुछ लोग आर्ट मानते हैं, स्टैटिस्टिक को कुछ लोग साइंस मानते हैं, लेकिन ये दोनों है, आर्ट भी है साइंस भी है। तो आइए पता लगाएं कि स्टैटिस्टिक को लोग आर्ट मानते हैं तो आर्ट का मतलब क्या है, और स्टैटिस्टिक को लोग साइंस मानते हैं तो साइंस का मतलब क्या है। पहले आर्ट की बात करते हैं। ठीक, आर्ट की बात सुनिएगा कि स्टैटिस्टिक, तो यानी कभी कोई पूछता है कि भाई ये स्टैटिस्टिक साइंस है कि आर्ट, तो जवाब है बोथ, स्टैटिस्टिक दोनों है, लेकिन हमें जानना पड़ेगा आर्ट होती क्या है और साइंस होती क्या है। बच्चों ध्यान देना, जैसे जैसे आपका घर है और आपका कॉलेज है, ठीक, और रास्ता है। क्या आपके घर से आपके कॉलेज का एक ही रास्ता है या 4 5 6 रास्ते होंगे, बोलो। हाँ, कि क्या आपके घर से कॉलेज जाने का एक ही रास्ता है या कई सारे रास्ते होंगे? हाँ, चलो, तो जवाब क्या होना चाहिए आपका? यही होना चाहिए कि सर मेरे घर से कॉलेज आने के कई सारे रास्ते हैं। लेकिन बच्चों, आप कौन सा रास्ता पकड़ते होगे? सीधी सी बात है, जो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे अच्छा होगा, जो बेस्ट वे होगा, सबसे अच्छा रास्ता होगा, हम उसको पकड़ेंगे। तो यही तो कला है, यही तो कला है। आपके पास किसी काम को करने के ढेर सारे आपके पास किसी काम को करने के ढेर सारे रास्ते हैं, मगर आप उसमें से सबसे अच्छा विकल्प, सबसे अच्छा ऑप्शन जो चुन रहे हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन, इसको कला कहते हैं। तो बताओ, बात समझ आई आपको कि कला हमें किसी काम को करने का सबसे बढ़िया तरीका बताती है। किसी काम को करने का 10 तरीका, इन 10 में बेस्ट कौन है, उस तरीके से करो, यही होती है कला। काम को कैसे करें, कला बताएगी। ढेर सारे विकल्पों में बेस्ट विकल्प कौन सा है, कला बताएगी। तो किसी काम को कैसे करें, काम करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, ये कला बताएगी। जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दो बच्चों कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। बोलो भाई, प्रिया, खुशी, अभिनव, शालिनी, नंदिनी, फातिमा और तनु, खुशी, हाँ। चलो, बच्चों ने जवाब देना चालू कर दिया कि सर बात समझ में आ गई। चलो ठीक है भाई, और भी बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर चर्चा समझ में आ चुकी है। कला मतलब, कला मतलब काम कैसे होगा। अगर काम को करने के 20 तरीके हैं तो 20 में एक तरीका, बेस्ट तरीका कौन सा है, तो इसलिए स्टैटिस्टिक को कला कहा गया। स्टैटिस्टिक कला है, मतलब काम करने का 20 तरीका है तो एक तरीका, बेस्ट तरीका कौन सा है, उसी से काम को करो। तो काम करने का बेस्ट तरीका वही होती है कला। कि कला आपको काम करने का सबसे अच्छा तरीका बताती है। आइए जरा बात करते हैं बच्चों, साइंस क्या हो, क्योंकि स्टैटिस्टिक को साइंस भी कहा गया। साइंस क्या होती है? जो हमारी साइंस है ना बच्चों, साइंस कारण और परिणाम। हाँ, तो साइंस आसान शब्दों में कह लीजिए कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड है। कॉज, इसका कारण क्या है और इसका परिणाम क्या है, ये होती है साइंस। हाँ, ये होती है साइंस। बादल गरज रहा है, क्यों गरज रहा है? हाँ, और अगर गरज रहा है तो इसका परिणाम क्या है? हाँ, बादल क्यों गरज रहा है, क्या कारण है, और इसका परिणाम क्या है? तो मालूम पड़ा कि भाई आसमान में जो बादल हैं, बादल के अंदर बर्फ के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हैं। बादल के अंदर बहुत ही बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, जब आपस में सब लड़ते भिड़ते हैं तो तगड़ी आवाज आती है। तो पहले वजह मालूम पड़ गई बादल क्यों गरजता है, और फिर उसी घर्षण से बिजली पैदा होती है, बिजली गिर जाती है। हाँ, तो भाई कॉज, ये क्यों हो रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो साइंस है। ये क्यों हो रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा, यही साइंस है। तो स्टैटिस्टिक भी साइंस है। स्टैटिस्टिक भी बताएगी ये क्यों हो रहा है और इसका असर क्या पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक आर्ट भी है, किसी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो स्टैटिस्टिक साइंस भी है, ये क्यों हो रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक तो, चलिए बच्चों आगे चलते हैं और स्टैटिस्टिक की विशेषताएं या लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक की क्या विशेषताएं। विशेषताएं दो है बच्चों, प्लुरल और सिंगुलर, बहुवचन वाली विशेषता, एक वचन वाली विशेषता। बच्चे हमें आप ये बताओ कि आपको ये नहीं लगता कि सर ये तो रिवर्स डायरेक्शन में लिखा है, सर ये तो उल्टा पुल्टा लिखा है। हाँ, कि पहले तो एक वचन आता है बाद में बहुवचन आता है, ये उल्टा पुल्टा लिखा है। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बात तो सही है कि पहले एक वचन आता है फिर बहुवचन आता है, कैसा ये इधर उधर लिखा है। जवाब, जवाब ये है ना बच्चों कि ये है मामला पुराना
और ये है मामला नया। मतलब पुराना नया मतलब जो बहुवचन वाली विशेषता है ये पुरानी है, और जो एक वचन वाली विशेषता है वो नई है। इसलिए पुराने को पहले लिखा गया है और नए को बाद में लिखा गया है। तो प्लूरल वाली पहले बन गई थी, सिंगुलर वाली बाद में बनी थी। आइए आगे चलते हैं। तो दो तरह की विशेषताएं हैं, पुराने वाले को हम प्लूरल कहते हैं और नए वाले को हम सिंगुलर विशेषता कहते हैं। तो बच्चों चलते हैं, जरा सीखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता, कौन वाली स्टैटिस्टिक की विशेषता? प्लूरल वाली यानी कि बहुवचन वाली। आइए देखें बहुवचन वाली विशेषता क्या कहती है। हाँ भाई, बहुत सारी विशेषताएं हैं। पॉइंट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 6 पॉइंट हमें आपको एक्सप्लेन कर। चाहिए पहले 6 एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। पहला, The statistics are aggregate of facts। इस बारे में समझते हैं कि statistics are aggregate of facts। सुनिएगा बच्चों, इस बात का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ statistics are aggregate of facts? देखिए, एक राम है और राम के पास 1000 रुपए हैं। तो हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन आई। अभी मैं आपको बताया था स्टैटिस्टिक माने डेटा, स्टैटिस्टिक माने आंकड़े, स्टैटिस्टिक माने संख्याएं। तो आइए पता लगाएं। एक इंफॉर्मेशन आई है, राम के पास 1000 रुपए हैं। तो बच्चों बताओ, ये इंफॉर्मेशन एक है या अनेक है, सिंगल है या मल्टीपल है? हाँ, राम के पास 1000 है। ये इंफॉर्मेशन एक है या अनेक है, सिंगल है या मल्टीपल है? क्या कहते हो? चलो भाई बच्चों, थोड़ा सा जल्दी जल्दी टाइप किया करो, जल्दी जल्दी टाइप किया करो। चलो, पहला जवाब आया है फातिमा जहरा का। और बाकी बच्चे, प्रियापाल और तनु, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कि सर राम के पास 1000 रुपए हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है, सही बात है, एक इंफॉर्मेशन है। राम के पास 1000 है। क्या ये घटना डेटा मानी जाए? क्या ये घटना स्टैटिस्टिक मानी जाए? क्या ये स्टैटिस्टिक है? नहीं, एक घटना स्टैटिस्टिक नहीं होती, इंडिविजुअल घटना स्टैटिस्टिक नहीं होती। राम के पास 1000 है, ये स्टैटिस्टिक नहीं है। क्यों सर? राम के पास 1000 है, ये डेटा नहीं माना जाएगा, आंकड़ा नहीं माना जाएगा? नहीं, नहीं माना जाएगा। क्यों? चलो आपसे पूछते हैं, राम अमीर है कि गरीब? हाँ सर, नहीं पता। क्यों? सर राम अकेले खड़ा है, किससे कंपेयर करें कि राम अमीर है कि गरीब? राम का रैंक 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? कौन सा रैंक है राम का? सर नहीं पता। क्यों? अरे सर, रैंक के लिए और आदमी भी तो चाहिए, अमीरी गरीबी पता करने के लिए और लोग चाहिए, रैंक के लिए और लोग चाहिए। किससे करें कंपैरिजन? कैसे बताएं रिजल्ट? तो याद रखना, सिंगल डाटा स्टैटिस्टिक नहीं होता, अकेला डाटा स्टैटिस्टिक नहीं होता। राम के पास 1000 है, मिस्टर सोहन के पास 5000 रुपए हैं, और मिस्टर मनोज के पास कितने रुपए हैं? उनके पास जो है 400 रुपए हैं। अब बताओ बच्चों, क्या ये घटना स्टैटिस्टिक है? एक घटना स्टैटिस्टिक नहीं होती। नहीं, अब बताओ ना, राम के पास, सोहन के पास, मनोज के पास 1000, 5400, क्या ये स्टैटिस्टिक है? आपको बोलना चाहिए सर ये स्टैटिस्टिक है। क्यों? सर ये अकेली घटना नहीं है, ये तो क्या है? फैक्ट माने घटना, एग्रीगेट माने ढेर सारी, जोड़ो, ढेर सारी घटनाओं का जोड़। सर ये स्टैटिस्टिक है, क्योंकि ये एक घटना नहीं है। अगर अब हम आपसे पूछें, भैया बताओ सबसे अमीर कौन है? बच्चे तुरंत बोलेंगे सबसे अमीर, सर सबसे ज्यादा अमीर सोहन है, और उससे थोड़ा कह लीजिए कि गरीब राम है, और सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सर सबसे ज्यादा गरीब जो है मनोज है, 5000, 1400। ये रैंक 1 पर आते हैं, ये रैंक 2 पर आते हैं, ये रैंक 3 पर आते हैं। अब आप कंपैरिजन कर पा रहे हो, कौन अमीर कौन गरीब, कौन रैंक 1 कौन रैंक 2। इवन आप सबका टोटल लगा लो, सर 1000 प्लस 5000 प्लस 400 इज इक्वल टू 6400। आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, 6400 रुपया कमाया तीनों लोगों ने। एवरेजली एक व्यक्ति कितना कमाया? पता नहीं आप कैसे कैसे कंक्लूजन दे सकते हो, यहाँ पर तरह तरह की बातें बता सकते हो। आप बस इतना याद रखो, एक घटना स्टैटिस्टिक नहीं है, क्योंकि आप कुछ साबित नहीं कर सकते। लेकिन अनेक घटनाएं स्टैटिस्टिक हैं, आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत कुछ साबित कर सकते हो। तो बोलो बच्चों, क्या आपको ये पॉइंट 1 समझ में आ गया? स्टैटिस्टिक भाई घटनाओं का जोड़ स्टैटिस्टिक है, कई सारी घटनाओं का जोड़ स्टैटिस्टिक है, एक घटना स्टैटिस्टिक नहीं है। और बच्चे कह रहे हैं सर चर्चा समझ में।
ये घटना स्टैटिस्टिक नहीं है, अनेक घटनाएं स्टैटिस्टिक है, क्योंकि एक घटना से कुछ भी साबित किया नहीं जा सकता और अनेक घटनाओं से बहुत कुछ साबित किया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। विशेषता नंबर 2, स्टैटिस्टिक वो है जिसे न्यूमेरिकली संख्यात्मक प्रेजेंट कर सके। स्टैटिस्टिक वो नहीं है जिसे न्यूमेरिकली साबित किया ना जा सके। जैसे बच्चों, आपकी लंबाई, हाइट संख्या में बता सकते हैं? बिल्कुल, आपकी लंबाई को, हाइट को संख्या में बता सकते हैं, स्टैटिस्टिक है। जिसे संख्या में बता पाए वो स्टैटिस्टिक है, जिसे संख्या में ना बता पाए स्टैटिस्टिक नहीं। आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, तो आपकी हाइट या तो फीट में, इंच में या सेंटीमीटर में बताई जा सकती है, स्टैटिस्टिक है। आपका वेट, वजन बिल्कुल 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो बता सकते हैं, संख्या में, स्टैटिस्टिक है। आपके एग्जाम में जो मार्क्स मिलते हैं, जी हाँ स्टैटिस्टिक है, संख्या में बता सकते हैं। तो हर वो घटना जिसे संख्या में बता सकते हैं वो स्टैटिस्टिक है। लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बुरे हो, जी नहीं, आपकी अच्छाई और बुराई आपकी क्वालिटी है, और क्वालिटी को संख्या में बताया नहीं जा सकता। तो आप अच्छे हो, आप बुरे हो, नहीं। आप सुंदर हो, आप बदसूरत हो, नहीं। आप ईमानदार हो, आप बेईमान हो, नहीं। समझ रहे हो बच्चों? आप बीमार हो, आप स्वस्थ हो, नहीं। जो गुण होते हैं, क्वालिटी, उन्हें संख्या में बताया नहीं जा सकता। स्वास्थ्य, सुंदरता, ईमानदारी, बुद्धिमानी, नैतिकता, भाई ये सब चीजें गुण हैं, इन्हें संख्या में नहीं बता सकते, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है। जिन्हें संख्या में बता सकते हो, हर वो घटना स्टैटिस्टिक मानी जाएगी, लेकिन जिन्हें आप संख्या में नहीं बता सकते उन्हें स्टैटिस्टिक नहीं माना जाएगा। क्या पॉइंट नंबर 2 क्लियर बच्चों? हर वो घटना स्टैटिस्टिक जिसे संख्या में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सके। हर वो घटना स्टैटिस्टिक बिल्कुल नहीं जिन्हें संख्या में बताया ना जा सके। बच्चे कहते हैं सर क्लियर है, आप तीसरे पर चल सकते हैं। आइए जरा चलते हैं बच्चों। तीसरा, स्टैटिस्टिक अनेक कारणों से प्रभावित होती है। स्टैटिस्टिक अनेक कारणों से प्रभावित होती है। आइए जरा इस बात का मतलब समझते हैं कि क्या मतलब भाई कि स्टैटिस्टिक अनेक कारणों से प्रभावित होती है। ध्यान दें, जैसे जैसे वस्तु का दाम बढ़ गया है बहुत ज्यादा किसी जगह पर, जैसे मान लो जौनपुर में वस्तु का दाम, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी बढ़ गया है, तो इसके मल्टीपल कॉजेज हैं, बहुत सारी वजह। तो स्टैटिस्टिक अनेक कारणों से प्रभावित होती है। अगर जौनपुर में वस्तुओं का दाम बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो इसका एक नहीं बहुत सारा कारण होगा। जैसे क्यों भाई, क्यों दाम इतना बढ़ गया? और रीजन देखें, कारण है ही नहीं। कारण जी, मान लीजिए कि टमाटर बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, कहाँ 10-20 रुपए का मिलता था, कहाँ 100 रुपए का हो गया। क्यों भाई? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे। लेस प्रोडक्शन, हाँ जी, टमाटर कम पैदा हुआ। दरअसल ओला ओला पड़ गया, बेमौसम बारिश हो गई, टमाटर कम पैदा हुआ। अच्छा भाई, या लेस सप्लाई, कि भाई बाजार में आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बाजार में आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जैसे मान लो कि भाई आपूर्ति, सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है जी? ट्रक से माल आता है लेकिन वहां बांध टूट गया है तो नहीं आ पा रहा है, वहां बाढ़ आई हुई है नहीं आ पा रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, रोड ब्लॉक है नहीं आ पा रहा है, कुछ कारणों से माल की सप्लाई मार्केट में नहीं आ पा रही है। इसलिए बाजार में जब चीजें बाजार में कम हो जाती हैं तो दाम बढ़ जाता है। तो या तो उत्पादन ही नहीं हुआ, टमाटर कम पैदा हुए तो महंगा हो गया, था ही नहीं, या बाजार में पहुंच नहीं पाया किन्हीं कारणों से तो महंगा हो गया, या जो हमारा व्यापारी है वो बहुत ज्यादा, उसका मुनाफा कमाने की आदत है, वो हमेशा 10 का माल 25 में बेच रहा है, तो हमारे ट्रेडर को, व्यापारी को आदत है प्रॉफिट मेकिंग, कुछ ज्यादा ही महंगा की आदत है बेचने की, इस वजह से दाम बहुत बढ़ गए हैं।
या प्रोडक्शन में लागत बहुत ऊपर चली गई है, खाद वगैरह महंगे मिले हैं इसलिए भी दाम बढ़ गया है। तो जब भी कोई बात होती है तो उसकी एक वजह नहीं होती। तो जो डेटा आप प्राप्त करते हो उसकी एक नहीं बल्कि अनेक वजह होती। तो डेटा स्टैटिस्टिक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। तो स्टैटिस्टिक एक नहीं बल्कि अनेक कई सारे कारणों से स्टैटिस्टिक प्रभावित होती है। अगर बच्चों ने अच्छे मार्क्स पाए हैं, एक वजह नहीं है, कई सारी वजह होगी। तो स्टैटिस्टिक एक नहीं अनेक कारणों से, सो मेनी कॉजेज प्रभावित होती। चौथे पर आते हैं बच्चों। Statistics are collected by enumeration और estimation। तो जो स्टैटिस्टिक है, जो आंकड़े हैं, जो संख्याएं हैं, वो या तो एन्यूमरेशन द्वारा या तो एस्टिमेशन द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं। चलो इसको समझते हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनो। एक होता है वास्तविकता, एक होता है वास्तविकता, कह लीजिए सच, और एक होता है एस्टिमेशन मतलब कि अनुमान। तो दो चीजें हमने बोली, एक वास्तविकता सच और एक अनुमान। स्टैटिस्टिक में अक्सर हम कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग आसान भाषा में जिस चीज को कैलकुलेशन कहते हैं, स्टैटिस्टिक उस चीज को क्या बोलती है, एन्यूमरेशन। तो हम लोग आसान भाषा में जिसे कैलकुलेशन कह रहे हैं उसे स्टैटिस्टिक एन्यूमरेशन कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक अक्सर गणना करती है, कैलकुलेशन करती है। कैलकुलेशन किया, और बच्चों कैलकुलेशन माने सच, कैलकुलेशन माने वास्तविकता, वास्तविकता। लेकिन स्टैटिस्टिक कभी कभी क्या लगाती है, अनुमान लगाती है। तो जो डेटा मिलते हैं, जो आंकड़े मिलते हैं, कभी कभी कैलकुलेट करके भी निकाला जाता है और कभी कभी अनुमान भी लगाया जाता है। चलो बच्चों से पूछते हैं, बच्चों से एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चों कि अभी अभी हाल ही में एक डाटा आया था 61% टू 39%। अभी डाटा आया था भारत में 61% लोग नॉन वेज खाते हैं, भारत में 39% लोग वेजिटेरियन हैं। आप बताओ ये डाटा कैलकुलेशन था या एस्टिमेशन था? बोलो, क्या देश के 140 करोड़ लोगों से पूछकर सबका कैलकुलेशन कर दिया या कुछ लोगों से पूछकर अनुमान लगा दिया? क्या लगता है बच्चों, बताओ, क्या 140 करोड़ लोगों के घर जाके पूछा था या 2-4 लाख लोगों पर ही निष्कर्ष निकाल दिया, बाकी का अनुमान लगा दिया? बच्चे कह रहे हैं सर संभव कहाँ है कि एक घर में जाकर उनका किचन में जाकर उनका थाली बर्तन चेक करें, कढ़ाई चेक करें। हाँ, तो सीधी सी बात है कि ये क्या रहा होगा, ये अनुमान। ठीक, ये क्या रहा होगा बच्चों, अनुमान रहा होगा। समझ गए आप? अच्छा दूसरी बात, 2011 में, चलो 2001 ले लेते हैं, अभी 2011 का नाम लिया था। 2001 में, 2001 फरवरी में डाटा आया, भारत की जनसंख्या 1,02,64,43,540 हो गई है। तो बताओ बच्चों कि ये भारत की जनसंख्या, ये क्या था, एक अनुमान था या भारत के सारे लोगों के घर घर जाकर गिना गया होगा कि आपके घर में कितने, आपके घर में कितने? हाँ, ये क्या कहते हैं बच्चों? देखिए बच्चे क्या कहते हैं कि ये क्या था, क्या ये एस्टिमेशन था या कैलकुलेशन था? अब की बार जवाब मिले जुले आ रहे हैं, मिले जुले आ रहे हैं। जवाब सुनना बच्चों, आप बताओ, एक भी बच्चा कह दे कि सर जो पिछली वाली जनगणना 2011 में हुई थी मेरे घर कोई नहीं आया था, हाँ कह दो, हम मान जाए। अरे बच्चों सबके घर में लोग आए थे, सबके घर में। हाँ, आप कितने आपके घर में हैं, कहाँ रहते हैं, क्या है नाम बताइए? हाँ, आपके घर में कितने बच्चों? भारत सरकार एक भी घर छोड़ती नहीं है जनगणना में, एक 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 घर जाती है। इसका मतलब ये वाला डाटा क्या था, ये कैलकुलेशन था, बोले तो एन्यूमरेशन। तो क्या आप समझ गए कि जब बहुत मजबूरी होती है तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और जब मजबूरियां नहीं होती तो हम एन्यूमरेशन कर लेते हैं। अगर बच्चों ने एक और बात सुनी हो कि भारतीयों की औसत लंबाई 5 फीट 6 इंच है लगभग, हाँ, कि औसतन एक भारतीय कितना लंबा है, 5 फीट 6 इंच। तो क्या लगता है कि भारत सरकार ने फीता वीता इंची टेप लेकर भारत के 140 करोड़ लोगों को नाप दिया है? तो क्या लगता है, दिस इज कैलकुलेशन और एस्टिमेशन। अगर वास्तव में 140 करोड़ लोग को फीता लेकर नाप दिया है तब तो एन्यूमरेशन, और अगर 2-4 लाख लोगों पे निष्कर्ष निकाल दिया है, बाकी अनुमान लगा लिया है, तो एस्टिमेशन। तो ये क्या था बच्चों, ये एस्टिमेशन था। तो क्या फाइनली आप समझ गए कि जो स्टैटिस्टिक है कभी एन्यूमरेशन यानी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं और कभी कभी मजबूरी में एस्टिमेशन भी कर लेते हैं और डाटा हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, चलो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई।
कभी कैलकुलेशन भी कर लिया जाता है और कभी कभी मजबूरी में एस्टिमेशन भी कर लिया जाता है। अगली बात यहाँ पर आ रही है कि स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो आंकड़े हैं वो व्यवस्थित या क्रमबद्ध और आसान शब्दों में सलीका मैनर, हाँ, कि स्टैटिस्टिक व्यवस्थित या क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक मैनर से डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो बच्चों ध्यान देना कि डाटा सिस्टमैटिक मैनर से इकट्ठा किया जाता है। आप बताओ, घर पर सर्वे वाले आते हैं कभी? हाँ, घर पर सर्वे वाले आते हैं कुछ पूछने? कभी किसी के घर आए हैं? हाँ, अक्सर सर्वे वाले आते रहते हैं। बताओ उनके पास कागज वागज होता है कि नहीं? कागज, जो सर्वे वाले आते हैं उनके पास क्या होता है? कागज होता है, कागज, जिसे हम लोग या तो क्वेश्चनार कह सकते हैं, प्रश्नावली, या तो हम शेड्यूल कह सकते हैं, अनुसूची। कि जो सर्वे वाले आते हैं उनके पास प्रॉपर कागज होता है। तुमको ये बता दो, जो सर्वे वाले आते हैं, चाहे जनसंख्या पूछने, चाहे पोलियो वाले, जो पोलियो ड्रॉप पिया है बच्चा है घर में, ऐसे करके पूछने आते हैं, या कोल्ड ड्रिंक का, या फिर टूथपेस्ट का, या कोई और तरह का सर्वे, तो सर्वे वाले अक्सर आते हैं। आप ये बताओ, जिनके पास जो कागज होता है, तो क्या उसमें प्रॉपर बॉक्स वगैरह बने होते हैं, खाने वाने बॉक्सेस, कॉलम, या ऐसे ही सफेद कागज होता है, रफली नोट करके भाग जाते हैं? क्या लगता है आपको कि वो डेटा कलेक्शन कायदे से करते हैं, आंकड़े इकट्ठा कायदे से करते हैं, या बस ऐसे ही सादा कागज पर लिखा उठा के डाल दिया? हाँ, तो आप ध्यान देना बच्चों, जितने भी आते हैं ना, जितने भी आते हैं, उनके पास जो क्वेश्चनार या शेड्यूल प्रश्नावली या होता है, वो अनुसूची बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, कॉलम होता है, समझ रहे हैं? प्रॉपर फॉर्मेट कॉलम। तो वो लोग बहुत प्रॉपरली आपका डाटा अच्छे से कलेक्ट करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से एकत्र करते हैं। समझ गए? आपके स्टैटिस्टिक जो डेटा इकट्ठा किए जाते हैं बहुत ही सलीके से, ढंग से इकट्ठा किए जाते हैं और अच्छे से इकट्ठा किए जाते हैं। प्रॉपर प्लान वगैरह होता है, अच्छे से कॉलम वगैरह होते हैं, सिस्टमेटिकली इकट्ठा किए जाते हैं, न कि सफेद कागज पे बस रफली लिख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना अच्छे से इकट्ठा करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट रहेगा, जितना बेकार तरीके से इकट्ठा करोगे उतना बेकार रिजल्ट होगा। तो स्टैटिस्टिक में डेटा बहुत ही सिस्टमेटिकली इकट्ठा किए जाते हैं। अच्छा, आइए जरा आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। यहाँ पर कुछ रिलेशन की बात हो रही है बच्चों, रिलेशन की बात हो रही है। तो आइए देखें यहाँ पर क्या मामला है। यहां कहा जा रहा है कि स्टैटिस्टिक में जो आप आंकड़े इकट्ठा कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? कंपैरिजन कर सकते हो। तो कंपैरेबिलिटी, आप तुलना कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। आप स्टैटिस्टिक में क्या कर सकते हो? तुलना कर सकते हो। अब यहां देखना, मिस्टर ए 50 नंबर पाए अकाउंटिंग में 100 में से, और मिस्टर बी 60 नंबर पाए स्टैटिस्टिक में। तो कहा गया कि भाई साहब कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों? अरे भैया, तुम जो हो बात कर रहे हो अकाउंटिंग की, फिर बात कर रहे हो स्टैटिस्टिक की, तुलना कैसे हो पाएगी भाई? तुलना के लिए दोनों को क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक में हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन दोनों को क्या होना चाहिए? एक जैसा। अब स्टैटिस्टिक के मार्क्स अकाउंटिंग के मार्क्स कैसे कंपेयर करें? आप स्टैटिस्टिक के मार्क्स हमारे अकाउंटिंग के मार्क्स से जुड़ा रहे हो, कैसे कंपेयर करें? लेकिन अगर सारे बच्चों का मार्क्स स्टैटिस्टिक का ही है, मेरा भी स्टैटिस्टिक, तुम्हारा भी स्टैटिस्टिक, तुम्हारा भी स्टैटिस्टिक, तब तो भैया कंपैरिजन हो जाएगा। तो कंपैरिजन के लिए सारे डाटा एक जैसे होना चाहिए, और तब आप स्टैटिस्टिक में एक दूसरे से रिलेशन पता कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने पढ़ लिया स्टैटिस्टिक की विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं भी हमने पढ़ी थी जी? प्लूरल वाली पढ़ी थी, यानी बहुवचन वाली पढ़ी थी, पुरानी वाली पढ़ी थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा, एक घटना स्टैटिस्टिक नहीं है, अनेक घटनाएं स्टैटिस्टिक है, ताकि आप कुछ निष्कर्ष निकाल सके, कंपैरिजन कर सके। फिर हमने क्या पढ़ा? हर वो घटना जिसे संख्या में बताया जा सके वो स्टैटिस्टिक है, लेकिन ईमानदारी, बुद्धिमानी, नैतिकता, स्वास्थ्य, सुंदरता और चतुराई नहीं भाई, ये सब तो
गुण है, इन्हें संख्या में नहीं बताया जा सकता, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है। तीसरा क्या मालूम पड़ा कि जो स्टैटिस्टिक है, जो आंकड़े हैं, वो एक नहीं बल्कि अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। तो आंकड़े एक नहीं बल्कि अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। फिर मालूम पड़ा कि स्टैटिस्टिक में कभी कभी तो हम कैलकुलेशन करते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, कायदे से प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें क्या लगाना पड़ जाता है, अनुमान भी लगाना पड़ जाता है। तो जैसा सूट करता है वैसा कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, एस्टिमेशन भी कर लेते हैं। जैसे अभी एक डाटा आया था कि भारत में औसत आयु 70 साल है, मतलब एक भारतीय 70 साल तक जीता है, मर जाता है। तो ये डाटा, अब ऐसा तो है नहीं कि भारत के 140 करोड़ लोगों पर रिसर्च हो गई होगी, कुछ का लेकर निष्कर्ष निकाल दिया होगा, तो एस्टिमेशन रहा होगा। तो कभी हम प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं, कभी हम एस्टिमेशन भी कर लेते हैं। फिर यहाँ मालूम पड़ा कि जो लोग डेटा इकट्ठा करने आते हैं, वो बहुत ही प्रॉपरली सिस्टमैटिक डेटा इकट्ठा करने आते हैं, प्रॉपर प्लान से डेटा इकट्ठा करते हैं, वो बिल्कुल भी फूहड़ तरीके से डेटा इकट्ठा नहीं करते। और फिर यहाँ मालूम पड़ा कि यहाँ स्टैटिस्टिक जो है, आंकड़े जो हैं, वो एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य होते हैं। यानी डाटा ऐसा हो, अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक के मार्क्स कंपैरिजन के योग्य नहीं है, हटाओ, लेकिन स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक के मार्क्स कंपैरिजन के योग्य हैं। तो डेटा कैसे होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। अगर डेटा अलग अलग है तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अभिनव एक सवाल पूछते हैं, अभिनव जायसवाल क्या कहते हैं, सर एस्टिमेशन और सैम्पलिंग सेम है। देखो भाई, एस्टिमेशन एक अलग बात है, अनुमान लगाना, और सैम्पलिंग एक अलग बात है, ज्यादा में से कुछ लेकर अंदाजे लगाना। मतलब दोनों को आप कंपैरिजन मत करो, दोनों को तुलना मत करो। एस्टिमेशन माने हम अनुमान लगा रहे हैं, और सैम्पलिंग मतलब ढेर सारे डाटा में से कुछ निकाल रहे हैं। अभी सैंपल तो आगे पढ़ाएंगे, कंपैरिजन मत करो, हर चीज की तुलना नहीं की जाती। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा जी, हमने पढ़ दिया कि स्टैटिस्टिक की विशेषताएं पढ़ ली। अब कौन सी पढ़ ली, प्लूरल वाली। अब कौन सी पढ़ लो, सिंगुलर वाली। तो ये है सिंगुलर वाली विशेषताएं, एक वचन वाली, और इनका दूसरा नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड। तो दो नाम है इनके, या तो सिंगुलर वाली विशेषताएं या तो स्टैटिस्टिकल मेथड। और यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, कलेक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद टेबुलेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन और फोरकास्ट। 7 स्टेप्स है। पहले बच्चे हमें पूछें कोई प्रश्न यहाँ तक, क्या किसी के दिमाग में यहाँ तक कोई प्रश्न है तो बताओ, अदरवाइज आगे चला जाए। चले आगे, चलो ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। हाँ तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या मामला है, स्टैटिस्टिक के मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, या तो इस हेडिंग को ये भी कह सकते हैं, या सिंगुलर सेंस वाली विशेषताएं, आप ये भी कह सकते हैं। आइए सबसे पहले आंकड़े इकट्ठा करो। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आंकड़ों को इकट्ठा करना है। हम किसी प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं, हम किसी प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए, आंकड़े चाहिए। हमें जनसंख्या जाननी है तो आंकड़े इकट्ठा करो, हमें साक्षरता जाननी है तो आंकड़े इकट्ठा करो, हमें जन्म दर मृत्यु दर जानना है तो आंकड़े इकट्ठा करो। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, स्टडी करना है प्रॉब्लम को, आंकड़े इकट्ठा करो। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, और इन्हें बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक, आंकड़े इकट्ठा करो। जब आंकड़े इकट्ठा हो जाए तो उनको छांट के अलग अलग कर लो। तो जब आंकड़े इकट्ठा हो जाए तो उन्हें छांट के क्या कर लो, अलग अलग कर लो। अगर आप जनसंख्या पता करना चाहते हो तो पहले घर घर जाओ, दरवाजे खटखटाओ, पूछो तुम्हारे यहाँ कितने, तुम्हारे यहाँ कितने, आंकड़े इकट्ठा कर लो। और इकट्ठा करके उनको क्या कर लो बच्चों, अलग अलग कर लो। अलग अलग मतलब आपने इकट्ठा कर लिया, मेल अलग कर लो, फीमेल अलग कर लो, बच्चे अलग कर लो, बूढ़े अलग कर लो, SC ST OBC जनरल अलग कर लो। हाँ, अलग अलग कर लो, पहले आंकड़े इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करने के बाद अलग अलग कर लो, अलग अलग करने के बाद उनको टेबल में डाल दो, टेबल में डाल दो। बच्चों आप एक बात बताओ, जब आंकड़े इकट्ठा करते हैं कैसे करते हैं, झोले में लेकर करते हैं? हाँ हाँ, जो लोग आंकड़े इकट्ठा करते हैं कैसे करते हैं, अरे कागज में करते हैं ना, कागज लेकर आते हैं। बोलिए, उन कागज को हम लोग क्वेश्चनार वगैरह कहते हैं। जो आपके घर पर आता है इन्वेस्टिगेटर, हाँ, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, वो डाटा कैसे इकट्ठा करता है, अरे वो प्रॉपर कागज वागज लेकर आता है। अब आप सोचो कि जब ये कागज वो लोग लेकर जाते हैं, अब मान लो भारत की जनसंख्या गिनी जा रही है, देश के करोड़ों घरों में जाना है,
तो आप बताओ कि जो कागज वो लोग इकट्ठा किए हैं थोड़े मोड़े होंगे या बहुत 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 ज्यादा होंगे? बोलो। जो क्वेश्चनार, जो प्रश्नावली इकट्ठा करके ले गए हैं वो सब, हर घर से एक मोहल्ले में ही पचासों सैकड़ों घर होते हैं, वो थोड़े बहुत हैं या बहुत ज्यादा है? जल्दी जवाब दो चैट बॉक्स में आके। जो सर्वे करने वाले आए थे, जो इन्वेस्टिगेटर वगैरह आए थे, जो प्रश्नावली पूछ पूछ के भर के लेकर गए हैं, तो वो थोड़े मोड़े हैं कि बहुत ज्यादा है? चलो, अभिनव कह रहे हैं थोड़े से हैं और फातिमा कह रही है बहुत ज्यादा, तनु भी कह रही है बहुत ज्यादा। और क्या बच्चों, अरे पूरे भारत का जनसंख्या डाटा लेकर जा रहे हो तो बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा कागज होगा ना, इतना ज्यादा कागज होगा कि पूरा पूरा हॉल भर जाएगा, कमरा भर जाएगा, कई कई हॉल भर जाएंगे, कह लो आप। तो आपने आंकड़े इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा करने के बाद अलग अलग भी कर लिए, लेकिन इतना ज्यादा डाटा। अब इन डाटा को क्या करना है? अब आप फॉर्मेट बनाओ, टेबल बनाओ। हाँ, इन सब डाटा को उस कागज से कहाँ डाल दो? टेबल में डाल दो। तो ढेर सारे कागज, अब आपने उन सब डाटा को कहाँ भर दिया? टेबल में भर दिया। आपने बॉक्स खाने बना के टेबल में भर दिया, तो इतने सारे आंकड़े अब टेबल में अट गए। बताओ, काम हल्का हो गया? कहाँ पूरा कमरा भरा पड़ा था डाटा से, अब सारे डाटा कहाँ भर दिए? टेबल में डाल दिए। तो ढेर सारी चीजें थोड़े में आ गई, ढेर सारी चीजें थोड़े में आ गई, कठिन कठिन चीजें आसान सी हो गई। ठीक, तो टेबुलेशन, कि आप उनको टेबल में डाल दो। टेबल में डालने के बाद प्रेजेंट कर दो। टेबल में डाल दिया, अब प्रेजेंट, अब चार्ट, डायग्राम, ग्राफ के जरिए उनको दिखा दो। अब उनको चार्ट, डायग्राम, टेबल के जरिए दिखा दो। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, और इसके बाद देखते हैं। तो हमने दिखा दिया, किसको हमने दिखा दिया? पहले इकट्ठा किया, जी हाँ, पहले हमने इकट्ठा किया, कलेक्शन। इकट्ठा करने के बाद हमने क्या किया? उनको हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद हमने क्या किया? हमने उनको टेबल में डाल दिया। टेबल का क्या फायदा हुआ? पूरे कमरे भर के डाटा थे, अब टेबल में डाल दिया, एक बॉक्स बनाकर, खाने वाने बनाकर डाल दिया, तो ढेर सारे डाटा थोड़े में एडजस्ट हो गए, और बहुत कठिन लग रहा था, थोड़ा आसान लगने लगा। फिर हमने उनको दर्शा दिया, दिखा दिया। हमने चार्ट, डायग्राम, ग्राफ के जरिए उनको दिखा दिया, चार्ट के जरिए, ग्राफ के जरिए, डायग्राम के जरिए, जिसमें हम कंफर्टेबल से दिखा दिया। फिर हमने एनालिसिस कर दिया, एनालिसिस का फायदा से। फिर हमने क्या कर दिया? विश्लेषण कर दिया। विश्लेषण, बड़ी बड़ी चीजें छोटी हो जाएंगी, कठिन कठिन चीजें आसान हो जाएंगी, तो फिर हम क्या कर देंगे? विश्लेषण कर देंगे, एनालिसिस कर देंगे, ताकि बड़ी चीजें आसान, कठिन चीजें आसान हो जाए, बड़ी चीजें छोटी हो जाए। जो आम आदमी होता है ना, आम आदमी, कॉमन मैन, हर आदमी स्टैटिस्टिक नहीं जानता, तो जो आम आदमी होता है वो नहीं समझ पाता, तो उसको नहीं समझ में आएगा ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ। तो आम आदमी को टेबल, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम समझ में नहीं आता, तो आम आदमी क्या करता है? उसको आसान चाहिए, तो बड़ी चीजें छोटी करनी है, कठिन चीजें आसान करनी है, आम आदमी के समझने योग्य बनानी है, तो आप एनालिसिस कर लो, विश्लेषण कर लो। बड़ा छोटा हो जाएगा, कठिन आसान हो जाएगा, आम आदमी समझने लगेगा। आम आदमी को टेबल, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम समझ में नहीं आता। अच्छा, फिर इंटरप्रिटेशन, निर्वचन, जिसका मतलब है कि जो तुम चाहते थे, तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो गई। तुम जो, जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से तुम डाटा इकट्ठा कर रहे थे, वो चीज कंप्लीट हो गई। तो इंटरप्रिटेशन, आपको रिजल्ट मिल गए, आप जिस पर्पस से काम चालू किए थे वो काम आपका पूरा हो गया। इंटरप्रिटेशन। और फिर फोरकास्टिंग, आज हालात ऐसे हैं तो 2010 साल बाद क्या होंगे, 20-30 साल बाद क्या होंगे, पूर्वानुमान लगा लो। आज हालात ऐसे हैं तो भविष्य में क्या होंगे, पूर्वानुमान लगा लो। बस यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद दूसरा टॉपिक। तो सारे बच्चे बताएं कि क्या आपको ये वाली विशेषता समझ में आई? बोलो बच्चों, ये वाली विशेषता क्लियर हो गई आपको? चलो, पहला, आंकड़े इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद अलग अलग करो, अलग अलग करने के बाद टेबल में डाल दो, पूरा कमरा भर के इतना सारा क्वेश्चनार, इतने सारे प्रश्नावली, इतने सारे कागज टेबल में डाल दो ताकि थोड़े में आ जाए। टेबल के बाद अब दिखा दो, चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ में दिखा दो। मगर ये चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफ आम आदमी को समझ में नहीं आता, आम आदमी इतना पढ़ा लिखा, जानकार, एक्सपर्ट नहीं होता। तो एनालिसिस कर दो ताकि बड़ी चीजें छोटी हो जाएं, कठिन चीजें आसान हो जाएं, आम आदमी के समझने योग्य हो जाएं। फिर इंटरप्रिटेशन, जिस पर्पस, जिस वजह से तुम डाटा इकट्ठा कर रहे थे, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। तो इंटरप्रिटेशन, तुम जिस पर्पस से डाटा इकट्ठा कर रहे थे वो पर्पस पूरा हो गया, तुम्हें रिजल्ट मिल गया, तुम जो चाहते थे तुमको मिल गया। जनसंख्या गिन रहे थे, ये रही जनसंख्या। साक्षरता का पता लगा रहे थे, ये रही साक्षरता। एवरेज हाइट, एवरेज वेट क्या चाह रहे थे, ये रहा रिजल्ट। और उसके बाद
तुम फोरकास्ट कर लो, आज हालात ऐसे हैं तो भविष्य में क्या होंगे। आज सन 2022-23 में हालात ऐसे हैं तो 2050-51 में हालात कैसे होंगे, फोरकास्ट कर लो। जब आप अनुमान लगाते हो तो भविष्य के खतरे आपको अभी से महसूस होने लगते हैं कि यार भविष्य में ये होने वाला है, चलो अभी से तैयारी कर लें। तो जब भी आप पूर्वानुमान लगाते हो तो भविष्य आपको दिखने लगता है, तो आप तैयारी करने लगते हो उसकी अभी से कि भाई भविष्य में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो पूर्वानुमान भविष्य में क्या हो। तो सारे बच्चे बताएं कि आपको यहाँ तक क्लियर। आज हमने स्टैटिस्टिक का मीनिंग समझा, स्टैटिस्टिक की दो तरह की विशेषताएं समझी। हमारा कल का टारगेट क्या होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे महत्व, पढ़ेंगे क्षेत्र, स्कोप, और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हम लोग कल वाली क्लास में डिस्कशन करें। ठीक, आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। बच्चों कोई प्रश्न पूछना है चैट बॉक्स में आ जाओ, अदरवाइज क्लास को एंड किया जाए। बोलो क्या कहते हैं, कोई प्रश्न? नहीं तो अभी तक तो चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तनुप्रिया, अभिनव, खुशी, शिवम, शालिनी, ये सब बच्चे सब यस सर खाली बोल रहे हैं। ठीक है फातिमा, नो क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो फिर आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल वाली क्लास में। थैंक यू।